एक बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला कि एक प्रॉब्लम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, अच्छी बात भी है, और एक प्रॉब्लम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, बुरी बात भी है। क्योंकि एक प्रॉब्लम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसको किस तरीके से करें। और अगर तुमने रॉन्ग स्टेप, एक प्रॉब्लम जो 2 लाइन में सॉल्व होनी थी, मेरे बच्चे पता लगा वो काफी लेंथी हो जाएगी। जो हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। आज जो है मेरे बच्चे नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज करेंगे, तो मैं थोड़ा सा विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। देखा जाए कोई दिक्कत आए मेरे बच्चे दिमाग में, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कॉपी पे लिख लेना, जब मैं बात पूरी कंप्लीट कर दूं तो उसके बाद चीजें पूछना, उससे पहले मत पूछना। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला, उसे कॉपी पे लिख लेना, पूछने की जरूरत नहीं है। जब मैं एक बात पूरी कंप्लीट कर दूं उसके बाद जब तुमसे बोलूं कि अब किसी कुछ पूछना हो तभी पूछे एक एक करके। उम्मीद करें कि तुम लोगों को किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो समझ लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग डाल लेना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में मेरे बच्चे जो फेज 2 है, इसमें जो टॉपिक है वो तुम्हारे 6 टॉपिक है। पहला है स्ट्रेट लाइन, पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है मेरे बच्चे पेयर ऑफ लाइन, पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पेयर ऑफ लाइन, राइट। तीसरा है मेरे बच्चे सर्कल, तीसरा जो टॉपिक है वो है सर्कल। फोर्थ टॉपिक है तुम्हारा वो है पैराबोला, पैराबोला। पांचवा जो टॉपिक है वो है एलिप्स। सिक्स जो टॉपिक है वो है तुम्हारा हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। हमने पीछे भी बताया हुआ है, हमने पीछे भी बताया हुआ है। अब देखा जाए सारे के सारे सब्जेक्ट, ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, दीज आर द पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेना, ये तीनों के तीनों जो पार्ट है मेरे बच्चे वो कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, राइट। दीज आर द पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन, इसको ध्यान रखना। मेरे बच्चे यहाँ पे जो टाइम जो मैं लूंगा, मैं जो टाइम लूंगा मेरे बच्चे इन टॉपिक्स पे टाइम लूंगा, सबसे ज्यादा टाइम लेंगे अपन लोग स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन क्या है, पूरे का बेस है, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन क्या है, पूरे का बेस है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लेंगे ना, सबसे ज्यादा जो टाइम लेंगे मेरे बच्चे अपोलो इसी पे लेंगे, जो हमने बताया स्ट्रेट लाइन पे। उसके बाद मेरे बच्चे जो अपोलो टाइम लेंगे वो टाइम लेंगे सर्कल पे। ये समझ लें, अगर तुम सर्कल सीख गए तो सर्कल में मेरे बच्चे 70% पोर्शन हम इसका कर चुके होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, सर्कल के अंदर ही हम 70% पोर्शन इस वाले टॉपिक का कर चुके होंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? तो अगर तुम्हें सर्कल अच्छे से आ गया तो पैराबोला भी आ जाएगा, एलिप्स भी आ जाएगा और हाइपरबोला भी आ जाएगा। ध्यान रखें, पैराबोला भी आ जाएगा, एलिप्स भी आ जाएगा और हाइपरबोला भी आ जाएगा। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें। तो मैं जो टाइम लेने वाला हूं स्ट्रेट लाइन और सर्कल में लेने वाला हूं। चलो पहले अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे स्ट्रेट लाइन से। हेडिंग डालेना स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लिखना स्टार्ट करें। हेडिंग डालें स्ट्रेट लाइन। अगर किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बच्चे उनकी साइड से होगी, मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर किसी को आवाज में कोई दिक्कत आती है, वैसे आएगी नहीं, तो मेरे बच्चे वो तुम्हारी साइड से रहेगी, मेरी साइड से नहीं रहेगी। देखा जाए, स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालें और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिख लें बच्चे। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिख लें। पहला लिख लेना इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट। बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मेरे बच्चे सारा का सारा गेम पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी का है, लाइन का। इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट, फटाफट लिखते जाएं। इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिख लें फटाफट जल्दी से। इमेज पॉइंट, फुट पॉइंट, पहले टाइप की प्रॉब्लम ये होंगी। सेकंड टाइप लिख लेना इमेज ऑफ द कर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरे बच्चे आजकल आईआईटी मेंस और एडवांस में इसकी प्रॉब्लम पूछी जा रही है, इमेज ऑफ द कर्व की। तीसरा लिख लेना रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस। फोर्थ मेरे बच्चे पॉइंट लिख लेना पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कर्व लिख लेना, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कर्व, विद रिस्पेक्ट टू द कर्व। कर्व समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कर्व, लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी, राइट।
पांचवा पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्समिन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्समिन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्समिन लिख लेना। 6 पॉइंट लिख लेना, वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन, फटाफट लिखते जाएंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन, 7th टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, 7th टाइप की प्रॉब्लम समझना क्या होंगी, वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन। अगला लिख लेना, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस एंड कंकरेंट लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस एंड कंकरेंट लाइंस। सारे के सारे खुद को अनम्यूट कर लें। फैमिली ऑफ लाइंस एंड कंकरेंट लाइंस। 8वां लिख लेना, फैमिली ऑफ लाइंस कंकरेंट लाइंस। 8वां बच्चे लिख लेना, 8वां लिख लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स। 9वां लिख लेना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। 10वां लिख लेना बच्चे, लोकस। और एक और पॉइंट लिख लेना, 10वां लिख लेना लोकस। अगला पॉइंट लिख लेना, लोकस के बाद आ जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया, एरिया लिख लेना, एरिया। ये टोटल टाइप है मेरे बच्चे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टोटल टाइप है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ लें। इमेज पॉइंट, फुट पॉइंट, इमेज ऑफ द कर्व, रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस। 4th पॉइंट है पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कर्व। 5th पॉइंट लिख लेना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। 6th पॉइंट लिख लेना, वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइन। 7th पॉइंट है फैमिली ऑफ लाइंस एंड कंकरेंट लाइन, CUNCURRENT। 8th पॉइंट है मेरे बच्चे, 8th पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर। 9th पॉइंट है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। 10th पॉइंट है लोकस। 11th पॉइंट है एरिया। ये टोटल टाइप में जो मेरे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये टोटल टाइप में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सबसे पहला हेडिंग डाले ना, इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट। लिख लिया सारे ने? मैं आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाले ना, इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट। मेरे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें 2D आएगी तो मैं 2D को 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो 2D में फॉर्मूले वगैरह जो बता रहा हूं मेरे बच्चों ने अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि बस 3D के नाम पर बस मैं एक Z कोऑर्डिनेट बढ़ा दूंगा। हेडिंग डाले इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट, फटाफट लिख लेंगे इमेज पॉइंट एंड फुट पॉइंट। सारे के सारे बच्चे समझ लें। अब देखा जाए, अब देखें यहां पे गौर करें। इमेज पॉइंट की अगर मैं बात करूं, समझा जाए मेरे बच्चे, फॉर्मूला है। जब फेज 1 में हमने तुम्हें चीजें बताई होंगी तो हमने तुम लोगों को वहां पे जो बताया था इसको प्रॉपर करके दिखाया था। अब एज ए फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। अगर मान लो पॉइंट x1 y1 इसका इमेज h कॉमा k है, सारे ध्यान रखें। अगर ये पॉइंट x1 y1 इसका इमेज है h कॉमा k, तो मेरे बच्चे इमेज तो समझते हैं। अगर ये लाइन है, जो मिरर लाइन है वो ये लाइन है। अगर हमें इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, पॉइंट P की, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे जितना ऊपर होएगा उतना ही नीचे होएगा। ये क्या होएगा? इसका मिड पॉइंट होएगा जो लाइन पे लाई करेगा। ध्यान रखना। तो इमेज पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, हम ड्राइव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इमेज पॉइंट का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। सारे के सारे बच्चे याद कर लें क्योंकि बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी। h माइनस x1 अपॉन a, k माइनस y1 अपॉन b, याद कर लेना फॉर्मूला ये। -2 ax1 प्लस by1। 3D में भी जरूरत पड़ेगी, याद रखना, 3D में भी जरूरत पड़ेगी। सारे के सारे बच्चे याद कर लेना। इसका फॉर्मूला ये होता है अपॉन a² प्लस b²। इमेज पॉइंट का फॉर्मूला मेरे बच्चे जो मैंने बताया, सारे के सारे बच्चे याद कर लें। मैंने क्या बोला? h माइनस x1 अपॉन a, k माइनस y1 अपॉन b। इस फॉर्मूले को सारे के सारे बच्चे याद कर लें। बार बार जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला एक बार नहीं, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेना। -2 ax1 प्लस b/1 c अपॉन a² प्लस b²।
कंपेयर कर लेंगे इनको, एक बार इसको कंपेयर इसके साथ कर लेना, इसको एक बार इसके साथ कंपेयर कंपेयर कर लेना, एच और के की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा इमेज पॉइंट आ जाएगा। दूसरी बात समझ लें, दूसरा समझ लेना फुट पॉइंट, दूसरा समझ लेना फुट पॉइंट। फुट पॉइंट क्या होता है वो समझा जाए। दूसरा समझ लेना फुट पॉइंट, फुट पॉइंट क्या होता है वो समझे। फुट पॉइंट मेरे बच्चे जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, पहले भी बता चुके हैं, फुट पॉइंट क्या चीज होती है। अगर मान लो ये कोई पॉइंट है x1 y1, अगर ये जो पॉइंट है x1 y1, अगर हमें क्या लेना है, अगर हमें इसके जो है फुट का मतलब समझ गए, हिंदी में बोलते हैं पैर, मतलब जहां पे खड़ा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मेरे बच्चे फुट पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ लें कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख लेना, ये इसका फुट पॉइंट हो गया, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस pn। देखा जाए अगर करना हो तो करने का तरीका क्या होएगा वो एक बार समझ लें। अगर हमें करना हो करने का तरीका क्या होएगा वो सारे के सारे बच्चे एक बार समझ लें। फुट पॉइंट में क्या करेंगे, यहां से 2 हटा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, जो इमेज पॉइंट का फॉर्मूला बताया वही सेम फॉर्मूला रहेगा, h माइनस x1 अपॉन a, k माइनस y1 अपॉन b, राइट, इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, जो हमने पीछे बताया अभी, प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे बच्चे फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहां से 2 हटा देना, सिर्फ यहां से 2 हटा देना मेरे बच्चे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे सारे बच्चों की ये वाली बात, ये जो बात हमने बताई ये वाली बात ध्यान रखें, इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक जगह नहीं, इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि एक जगह नहीं, इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। चाहो तो मेरे बच्चे इसको तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो, मतलब इसको पूरा का पूरा कर भी सकते हैं। फेज 1 में हमने इस तरह का बता रखा है प्रॉपर तरीका, कि अगर इसको करना हो तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। देखा जाए, अब जो मैंने बातें बताई इसके बाद कुछ चीजें नोट करके लिखेंगे। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके बाद ये जो बातें बता रहा हूं ये नोट करके लिख लेना, कई बार इनकी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। पहली बात समझ लें क्या है, अगर कोई बच्चा ना लिख पाया हो तो मेरे बच्चे को क्या है मैसेज डाल दे, तो हम उसे दोबारा दिखा देंगे, और अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे अगर कोई मैसेज नहीं आता कि तुमने कर लिया हो। नोट कर लें, नोट करके लिख लें, इंपॉर्टेंट बातें नोट करके लिख लें, इंपॉर्टेंट बातें ये। जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, अगर इस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की अगर हमें इमेज निकालनी है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे इसकी जो इमेज आएगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो आएगी एक्स कॉमा माइनस वाई। अगर मान लो किसी पॉइंट की इमेज अगर हमें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। अगर हमें इसकी इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो मेरे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक्स की जगह माइनस एक्स कर लेना, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर किसी पॉइंट की इमेज हम अगर हमें अपोजिट क्वाड्रेंट में निकालनी है, अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब समझ ही रहे होंगे, अगर मान लो ये है पी एक्स कॉमा वाई, अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब ओरिजिन के अबाउट अगर इसकी इमेज निकालनी है तो मेरे बच्चे एक्स और वाई को दोनों को नेगेटिव कर देंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रहे सारे बच्चों को ये बातें। दूसरी बात समझ लें, अगर मान लो ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, अगर मान लो ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और अगर इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई की इमेज अगर हमें निकालनी है लाइन वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लाइन हमारी वाई इक्वल टू एक्स है, तो अगर हमें इस लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इमेज निकालनी है तो लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज जो आ जाएगी वो आ जाएगी वाई कॉमा एक्स। एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, आगे भी जरूरत पड़ेगी, बात समझ रहे हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो एक्स कॉमा वाई की अगर हमें इमेज निकालनी लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट ही आएगी। सारे के सारे बच्चे याद कर लें इस बात को, सारे के सारे बच्चे इन बातों को याद कर लें कि एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज क्या आती है, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या आती है, ओरिजिन के अबाउट इमेज कैसे निकालते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और अगर लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर हमें इमेज निकालनी हो तो लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज कितनी आती है। सारे के सारे बच्चे ध्यान रख लें इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे फायदे में रहेंगे। एक दूसरी बात और समझे, एक दूसरी बात और समझे। दूसरी बात मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर में बता चुके होते हैं, जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा वो एक बार समझ लें, हम इसे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस रोटेशन का बड़ा यूज करूंगा। तो जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे हैं जिनको पता है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे मेरे बच्चे वो एक बार समझ लें, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो ये कोई लाइन है ओ ए, ओ ए, और अगर इस लाइन ओ ए को मैंने ओबी की डायरेक्शन में रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, अगर लाइन ओ ए को हमने ओबी की डायरेक्शन में रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, मान लो ओ ए का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है Z1 और बी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ये बात हमने तुम्हें फेज 1 में भी बताई है, जो बच्चे सारे के सारे जानते भी होंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ZX प्लस आयोटा वाई,
बात समझ रहे हैं? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y है तो हमने बताया था कि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन है, ये बंद करो। देखा जाए यहाँ पे गौर करें, ये मेरे बच्चे आ जाएगा ये वाली बात जो हमने बताई। एक बार ये लिख लें जिन बच्चों ने नहीं लिख पाया, फिर मैं अगले वाले पेज पे चलता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं लिख पाया मैं अगले पेज पे चलता हूँ, फटाफट लिख लें फास्ट। अब देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y x कॉमा y, हमने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने लाइन OA को रोटेट कर दिया OB की डायरेक्शन में, तो लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर वाला ऊपर जैसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना OA को OB की डायरेक्शन में, तो ऊपर कौन आएगा, OB। लिखने का तरीका सुन लेना, OB अपॉन OA, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड। बात समझ रहे हैं? फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ OB अपॉन OA ई की पावर आयोटा थीटा। जिन बच्चों को ना पता ई की पावर आयोटा थीटा के बारे में समझ लें, इसको हम लोग आयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा की जो वैल्यू होती है याद कर लेना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर यहाँ पे माइनस थीटा कर लूं तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। याद कर लेना जिन बच्चों को ना पता हो, इसे याद कर लेना। तो अगर मुझे ओबी को इस ओए को ओबी की डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो रोटेशन का तरीका ये होता है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ओबी अपॉन ओए, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और जितने एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, जैसे थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो ई की पावर आयोटा थीटा। सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें। लिखने का तरीका ये होएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, ओ से ए तक का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दिस इज Z1, और ओबी कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, Z2, तो Z2 अपॉन Z1 मॉड ऑफ Z2 अपॉन Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। मेरे बच्चे ये जो रोटेशन का हमने जो तरीका बताया, ये जो रोटेशन का तरीका बताया, मेरे बच्चे रोटेशन का तरीका ध्यान रखें सारे के सारे, राइट, याद कर लें इसे, कि अगर हमें रोटेट करना हो किसी भी लाइन को, अगर हमें थीटा एंगल से रोटेट करना है, अगर लाइन OA को अगर हमने OB की डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करना है, तो मेरे बच्चे रोटेशन का तरीका ये होगा, Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। राइट, सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, अपने दिमाग में बिठा लें क्लियरली। Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन Z1 ई की पावर आयोटा थीटा। तो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। मैं सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत सारे टॉपिक्स में मेरे बच्चे इसका यूज करूंगा। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, बहुत सारे टॉपिक्स में रोटेशन का यूज करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रोटेशन का तरीका तो समझ गए मैंने कैसे बताया, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, जैसे OA को OB की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और जितने एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं उसकी पावर में ई की पावर आयोटा थीटा। ये जो ई की पावर आयोटा थीटा होता है मेरे बच्चे, हमने तुम्हें पीछे भी बताया हुआ है, ई की पावर आयोटा थीटा होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूँ, उससे चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। ये जो मैंने बातें बताई इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम से चीजें क्लियर होंगी। देखिए क्वेश्चन फटाफट लिखते जाए क्वेश्चंस, मैं दो तीन इस पर प्रॉब्लम्स करा देता हूं, लिखा जाए। लिखो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फटाफट कर लें। पहले तो कुछ छोटी छोटी सी प्रॉब्लम कराता हूं, सिंपल। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 with respect to the line, with respect to the line। पहले बच्चों वाली कुछ प्रॉब्लम एक दो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे बच्चे लेवल अप करते जाएंगे। with respect to the line x plus y plus 4 equal to 0, x plus y plus 4 equal to 0। मेरे बच्चे जैसा कि अभी हमने पीछे तुम्हें फॉर्मूला बताया, याद है ना फॉर्मूला क्या बताया, कि अगर हमें 1, 2 की इमेज निकालनी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अगर हमें 1, 2 की इमेज निकालनी इस लाइन के रिस्पेक्ट में, पीछे अभी हमने फॉर्मूला बताया मेरे बच्चे, सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, विद इन स्टेप तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। हमने इसके इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए h के, तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, याद है ना, हमने क्या फॉर्मूला बताया पीछे, अभी हमने फॉर्मूला ये बताया h माइनस x1 अपॉन a, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, k माइनस y1, इनके कॉफिशिएंट ले लो, x के नीचे x का कॉफिशिएंट, y के नीचे y का कॉफिशिएंट, ये बताया।
इस फॉर्मूले का हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया। देखिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा h माइनस 1/1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा k माइनस 2/1। दिस इज इक्वल टू -2। वैल्यू रख दो 1,2 यहाँ पे रख दो तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 अपॉन a² + b², यानी कि 1² + 1²। जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया बस उसका यूज कर लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा h माइनस 1 k माइनस 2। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 4 दूनी 4 और 2 6 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। जब इसको कंपेयर करूंगा और जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे, k की वैल्यू आ जाएगी 5, सॉरी -5। बात समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू आ जाएगी -6, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो यानी कि इमेज पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए, इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -6, -5। मेरे बच्चे जो सिंपल सा फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला याद कर लेना, राइट। जो सिंपल सा फॉर्मूला बताया फॉर्मूला याद कर लेना, अगर फॉर्मूला याद होगा तो इजीली कर पाओ। बात तो समझ रहे हैं? एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर्मूला याद है, इजीली कर लोगे। मैंने क्या बोला, 2 लाइन में हो जाएगा। और फेज 1 में जब तुम लोग बच्चे थे तो हमने इसका प्रॉपर तरीका बताया था। देखा जाए, एक और क्वेश्चन लिखें, फटाफट क्वेश्चन लिखते जाना। क्वेश्चन लिख लेना, द इमेज ऑफ द पॉइंट a 2,3। इस तरह की प्रॉब्लम आईआईटी मेंस में मेरे बच्चे पूछी जा चुकी है। ये जो लिख रहा हूं अभी, द इमेज ऑफ द पॉइंट, द इमेज ऑफ द पॉइंट a 2,3 बाय द लाइन मिरर, बाय द लाइन मिरर, फटाफट लिखते जाएं, बाय द लाइन मिरर, by the line mirror y comma x, y comma x is the point b, is the point b। इसकी जो इमेज है वो क्या है, पॉइंट बी है, राइट। क्वेश्चन में जैसा कि बोल रखा है, एंड द इमेज ऑफ बी, एंड द इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी बाय द लाइन मिरर, image of b by the line mirror, image of b by the line mirror y equals to 0, y equals to 0 is the point, is the point, is the point alpha comma beta, right। then value of, तुम लोगों से इसकी वैल्यू पूछी मैंने, then value of alpha plus beta, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे मेरे बच्चे। जिस तरीके से लिख रखा है ना, हो सकता है तुम्हें देख के इमोशनल हो रहे हो कि बड़ा अच्छा सा है, लेकिन एकदम बकवास प्रॉब्लम है, ऐसा कोई दम कम नहीं है। जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे करते जाओ, जैसे जैसे बोलता जा रहा है बस वैसे करते जाओ। देखा जाए, क्वेश्चन अब बोल रखा है पॉइंट 2,3, पॉइंट ए हमने ले लिया थी, पॉइंट ए, पॉइंट ए अपना कितना है, पॉइंट ए 2,3। इसकी जो मिरर इमेज है लाइन y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कितनी है, b क्वेश्चन हम बोल रखा है। तो इसकी इसकी जो मिरर इमेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2,3 की मिरर इमेज कितनी आ जाएगी, 3,2। अब बोल रखा है जो 3,2 है, इस 3,2 की हमने इमेज ले ली y इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। y इक्वल टू 0 का की इक्वेशन होती है x एक्सिस की। तो ये बताओ इस मिरर b की जो इमेज आएगी, b की जो पॉइंट b की इमेज जो आएगी y इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इसकी इमेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, अभी पीछे बताया कितनी आ जाएगी, 3,-2। जबकि मेरे बच्चे इसकी इमेज को क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। तो मेरे बच्चे इनको आपस में कंपेयर कर लो तो अल्फा की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें, अल्फा दिख रहा है 3 और बीटा दिख रहा है -2। तो जब मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो सिंपल बकवास प्रॉब्लम है बच्चों वाली, ऐसा कोई दमखम नहीं है, सिंपल ही आता है। बात तो क्लियर है, बस वैसे ही घुमा रखा है, राइट। अब मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं, सिंपल सा है, पिक्चर बनाओ। ए क्या है, बी क्या है, बी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू x। बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और मेरे बच्चे आगे बोल रखा है कि बी बाय, जो बी है इमेज ऑफ बी बाय द लाइन मिरर y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। तो पॉइंट बी की हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले ली, पॉइंट बी की x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी आएगी, 3,-2 सिंपल आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और देखिए, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, या फाइंड द इमेज ऑफ द कर्व लिख लेना, फाइंड द इमेज ऑफ द कर्व। ये आईआईटी मेंस में प्रॉब्लम पूछी गई, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1। और जब ये प्रॉब्लम आई तो कई सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी।
Find the image of the curve y equals to mod of x minus 1 with respect to the line, with respect to the line, with respect to the line x equal to 2. चार ऑप्शन दे रखे थे मेरे बच्चे, इसकी हमें इमेज निकालनी है. Find the image of the curve y equals to mod of x minus 1 with respect to the line x equal to 2. अब तुम्हें से कुछ बच्चे दिमाग मत लगा देना, मैंने जो अभी तुम्हें जो मिरर इमेज निकालना सिखाया है, जो अभी मैंने तुम्हें इमेज का कॉन्सेप्ट सिखाया है मेरे बच्चे, इमेज का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पॉइंट के लिए सिखाया है. यहां पे तो पूरा का पूरा कर्व हो गया. तुम समझ रहे हो बात को? मैंने जो अभी तुम्हें इमेज का जो कॉन्सेप्ट समझाया है, इमेज का कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे मैंने तुम्हें पॉइंट के लिए समझाया है कि किसी पॉइंट की इमेज हम कैसे निकालते हैं. जबकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे तो पूरी पूरी लाइन आ गई. तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 पिक्चर जानते हैं कैसे आ जाएगी, सारे को पता है. y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 पिक्चर ऐसे आ गई. और हमें इस लाइन की जो इमेज लेनी है वो काय के रिस्पेक्ट में लेनी है. इस लाइन की हमें इमेज जो मेरे बच्चे लेनी है वो लेनी है लाइन x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में. इमेज का मतलब तो समझते हैं भाई, अगर इसकी इमेज लेनी है तो जितना अंदर होएगा उतना ही बाहर बनेगा. अगर ये पॉइंट यहाँ पे 1 पे तो उसकी इमेज इधर कहां पे बनेगी, जितना अंदर उतना बाहर. मतलब इसकी इमेज की अगर बात करूं तो उसकी इमेज कहां पे आ जाएगी, इसकी इमेज मेरे बच्चे आ जाएगी, अगर ये 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, ये अगर 1 पे है तो मेरे बच्चे इसकी मिरर इमेज कहां पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी. समझ रहे हैं सारे? अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं, अगर यहां से ये डिस्टेंस 1 है तो आगे भी कहां पे बनेगी, 1 पे. तो 1 से 2 से 1 डिस्टेंस आगे की बात करूं तो कहां पे आ जाएगा, 3 पे. यानी कि जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, ये जो 1 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 जो शिफ्ट हो जाएगा वो 3 पे शिफ्ट हो जाएगा. यानी कि अगर इसकी मॉड ऑफ x माइनस 1 की इमेज की बात करूं तो इसके इमेज की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ x माइनस 3 आ जाएगी. बात तो समझ रहे हैं? अगर लाइन x इक्वल टू 2 बीच में मैं लगा दूं यहाँ पे, अगर लाइन x इक्वल टू 2 क्या है, मिरर है, इसी लाइन के अबाउट हमें इमेज निकालनी है. तो लाइन अगर x इक्वल टू 2 उसकी मिरर है तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में मेरे बच्चे जितनी इमेज आगे होगी उतनी पीछे होगी. तो अगर ये डिस्टेंस 1 है, 1 से लेकर 2 तक ये डिस्टेंस अगर 1 है तो जितना इधर आएगा उतनी इमेज पीछे आएगी. यानी कि इधर से 1 डिस्टेंस पे कितनी आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी. तो मेरे बच्चे बेसिकली हुआ क्या, ये जो 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 1.3 पे शिफ्ट हो जाएगा. मतलब ये जो लाइन आएगी, इसकी जो मिरर इमेज आएगी, उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ x माइनस 3. ध्यान रखिए मेरे बच्चे, बकवास है, सच कोई दमखम नहीं है, सिंपल 2 लाइन की प्रॉब्लम है, बशर्ते अगर चीजें तुम लोग समझ रहे हो तो. एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आईआईटी में पूछा गया और 2-3 बार रिपीट हुआ है. आईआईटी मेंस में 2-3 बार रिपीट हुआ, पहली बार आईआईटी एडवांस में पूछा गया था. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम तो सिंपल है, बट मेरे बच्चे जिस तरीके से लिख रखा है ना, बच्चे उसे देख के कई बार इमोशनल हो जाते हैं. जिस तरीके से लिख रखा है बच्चे देख के कई बार इमोशनल हो जाते हैं. लिख लें क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन लिखते जाएं. द पॉइंट P 4,1, the point P 4,1 undergoes the following 3 transformation, 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 3 transformation. फटाफट लिखते जाना. undergoes the 3 transformation. The point P 4,1 undergoes the following 3 transformations successively. Number 1, फटाफट लिखते जाएं. If the point P 4,1 undergoes the following 3 transformations successively, पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y equals to x. Reflection about the line y equals to x. Reflection about the lines y equals to x. दूसरा लिख लेना. ट्रांसलेशन का मतलब समझ ही रहे हैं. ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस, फटाफट लिखते जाएं. ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स. मेरे बच्चे जिस तरह से लिख रखा है ना, बच्चा देख के जरूर इमोशनल हो जाएगा. वैसे 2 लाइन की प्रॉब्लम है. ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis, along the positive direction of the x-axis. मतलब हमने क्या किया, पहले इसका लाइन y इक्वल टू x के अबाउट इमेज ले लिया p का,
उसके बाद जो इमेज आएगा उसको हमने 2 यूनिट डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, कितना, along the positive direction of x axis। तीसरा पॉइंट पे बोल रखा है, तीसरा पॉइंट पे रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ पाई बाई 4, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाई 4, रोटेशन थ्रू एन एंगल पाई बाई 4, rotation through an angle pi by 4, rotation through an angle pi by 4, rotation through an angle pi by 4 about the origin, about the origin, about the origin, about the origin, origin, about the origin in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, फटाफट लिखते जाना, rotation through an angle pi by 4 about the origin in the anti-clockwise direction, then find the coordinate of the final position, then find the coordinate in the final position, then find the coordinate in the final position, find the coordinate in the final position। सारे बच्चों को बात तो क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसे और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट इन द फाइनल पोजीशन। ऐसी और भी प्रॉब्लम्स फॉर्म हो जाएंगी, है सिंपल 2 लाइन की। बस जिस तरीके से लिख रखा था ना, जब ये आईआईटी में पूछेगी तो जिस तरीके से लिख रखा था बच्चे इमोशनल हो गए, बोला कितनी बड़ी प्रॉब्लम लिख रखी है, जबकि है सिंपल 2 लाइन की। जैसे जैसे बोलता जा रहा है चुपचाप ऐसे करते जाओ। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, एक बार फिर क्वेश्चन सुन लें। द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। दूसरा है कि अगर हमसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का मतलब शिफ्ट कर रहे हैं 2 यूनिट डिस्टेंस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तीसरा बोल रखा है कि अगर हमने इसे ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, हमने इसका रोटेशन कर दिया ओरिजिन के अबाउट पाई बाई 4 एंगल से, और वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बोल रखा है कि फाइनल पोजीशन में इसके कोऑर्डिनेट बताओ, कि फाइनल पोजीशन में इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। देखा जाए कैसे थॉट करेंगे, देखा जाए थॉट कैसे करेंगे, एक बार थॉट समझ लें, थॉट समझें, सॉल्यूशन देखें, एक एक करके करते जाएं। जैसे जैसे बोलता जा रहा है चुपचाप वैसे करते जाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जैसे जैसे बोलता जा रहा है बस चुपचाप करते जाओ। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें क्या है, पॉइंट पी है 4,1, तो जो पॉइंट पी 4,1 है, मान लो पॉइंट पी 4,1 ऐसे हो गया। हमें इस पर पॉइंट पी 4,1 की इमेज ले ली, मान ली इसकी इमेज को मैंने I1 बोल दिया, तो 4,1 की इमेज कितनी आएगी, 1,4। पहले पॉइंट पे यही बोल रखा है कि इसकी इमेज ले रहे हैं, कितनी आ गई, 1,4। कोई दिक्कत? दूसरे पॉइंट पे बोल रखा है कि जो पॉइंट है I1 तुम्हारा 1,4, ये जो पॉइंट है मेरे बच्चे 1,4, अगर इस 1,4 को हमने क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट का मतलब शिफ्ट कर दिया। ये जो पॉइंट है I1 1,4, अगर हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया 2 यूनिट डिस्टेंस, इसका मतलब तो समझते हैं ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस कितना, y कोऑर्डिनेट 4। तो अगर इसे 2 यूनिट डिस्टेंस में ट्रांसफॉर्म कर लूं आगे, अगर 2 यूनिट डिस्टेंस आगे से ट्रांसफॉर्म कर लूं, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो जब इसे 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो मान लो अब इसके कोऑर्डिनेट मैंने I2 बोल दिए, तो जब मैंने इसे 2 डिस्टेंस आगे शिफ्ट किया, तो ये बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये 1 था और ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3। y कोऑर्डिनेट पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो काहे में कर रहे हैं, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मतलब समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट आ गए। तीसरे और फाइनल पॉइंट पे समझो, तीसरा और फाइनल पॉइंट। तीसरे और फाइनल पॉइंट में क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो हमें ये बोल रखा है कि ये जो पॉइंट आया I2 3,4, मान लो ये जो पॉइंट आ गया आप लोगों का I2 3,4, तो क्वेश्चन में बोल रखा है ये जो पॉइंट I2 है 3,4, अगर मैं इसे 45 डिग्री के एंगल से रोटेट कर, मतलब मैंने पकड़ा, इसे पकड़ के रोटेट कर दिया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लो इसको मैंने I3 बोल दिया, मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो मेरे बच्चे इस फाइनल पोजीशन में जो I3 है इसके कोऑर्डिनेट पूछ रखे हैं कितने होंगे। एक बात बताओ, जो लाइन OI2 है इसी को मैंने पकड़ा, समझना, ये जो लाइन OI2 है इसी को पकड़ के मैंने घुमा दिया, तो एक बात बताओ, जो लेंथ OI2 की होगी वही लेंथ तो OI3 की होगी। अरे सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हो जाएगी, सारे समझ रहे हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी मेरे बच्चे, बात समझे, लंबाई पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो लाइन है OI2 मेरे बच्चे पकड़ के हमने उसे रोटेट कर दिया कहां पे, OI3 पे, कितने एंगल से, पाई बाई 4 एंगल से, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन।
और जैसा कि हमने बताया रोटेशन का तरीका, ऊपर वाला ऊपर यानी कि OI3 अपॉन OI2, राइट, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना, OI3 अपॉन OI2। और मेरे बच्चे लाइन तो सेम है, लाइन की लेंथ तो सेम रहेगी ना, हमने उसे घुमा दिया तो इनका मैग्नीट्यूड तो मेरे बच्चे सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। और यहां पे कितना आ जाएगा, e की पावर आयोटा पाई बाई 4। बात समझ रहे हैं, सिंपल सा है, e की पावर आयोटा पाई बाई 4। तो बस OI3 कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं OI3 को, x प्लस आयोटा y। अरे पीछे बताया है ना, पीछे तुम लोगों को बताया हुआ है कि अगर x प्लस आयोटा y है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x, y, या फिर उल्टा समझ लो कि अगर कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिखा है x, y, तो मेरे बच्चे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 4, और e की पावर आयोटा पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। अगर किसी बच्चे को डाउट है रोटेशन में तो मुझे बता देना, ये समझ रहे हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। OI3 और OI2, भाई जो लाइन है OI2 इसी को तो घुमा के हमने यहाँ पे बिठा दिया है, तो लाइन की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जो चेंजेस आएंगे मेरे बच्चे, चेंजेस काय में आएंगे, चेंजेस जो आएंगे ना मेरे बच्चे, चेंजेस आएंगे पोजीशंस में, कोऑर्डिनेट्स में। तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा, क्यों भाई बोला जाए। और हम नीचे लिखना भूल गए, OI2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 आएगा, राइट। और इसका मतलब समझ गए होंगे, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, राइट। मेरे बच्चे जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहां से कितना आ जाएगा। मेरे बच्चे अगर किसी की साउंड कट रही है ना, तो मेरे बच्चे आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। जिन बच्चों की साउंड कट रही है मेरे बच्चे, उनकी तरफ जो प्रॉब्लम रही होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। अब मेरे बच्चे आगे समझें, यहाँ पे x प्लस आयोटा बाई 4, x प्लस आयोटा बाई जो आ जाएगा, और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरी साइड से नहीं है बच्चे, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम तुम्हारी साइड से रही होगी। और यहाँ पे आ गया 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। मेरे बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखा जाए, यहाँ पे 3 माइनस 4 प्रोडक्ट कर लेंगे, 3/√2 और माइनस ये आ जाएगा -1/√2। मैंने प्रोडक्ट कर लिया, डायरेक्ट एक स्टेप में स्किप कर गया हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना जानते होंगे, +1 में पढ़ा है अच्छे से, क्यों भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, ये आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया हमारा, ये आ गया। अब इनको आपस में कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू दिख रही है -1/√2, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, y की वैल्यू कितनी दिख रही है, y की मेरी बच्चे वैल्यू दिख रही है 7/√2। यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे बच्चे, जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट जो हमारे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1/√2 और 7/√2। मेरे बच्चे, जिन बच्चों को आवाज कट कट के आ रही है मेरे बच्चे, उनकी तरफ जो प्रॉब्लम है नेटवर्क को लेकर रही होगी, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरी साइड से नहीं है। बात समझ रहे हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे बता दें। जिन बच्चों को मेरे बच्चे आवाज कट के आ रही है ना, उनकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरी साइड से नहीं है। बात समझ रहे हैं, जिन बच्चों को नेटवर्क का इश्यू है, जिनकी तरफ उनको आवाज कट के आएगी, अदरवाइज मेरे बच्चे साउंड क्लियर आएगी। आंसर आ गया। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मुझे फटाफट बता दे, ये जो मैंने बताया रोटेशन, मेरे बच्चे अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलेंगे। मेरे बच्चे, जिन बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही उनकी तरफ से नेटवर्क का इश्यू होगा, मेरी तरफ से नहीं। अब देखा जाए आगे, मेरे बच्चे आगे लिखें। मैंने बताया ना मेरे बच्चे, जिनकी आवाज कट रही है ना, इनको आवाज कट कट के आ रही है, उनकी तरफ नेटवर्क में दिक्कत होगी, मेरी तरफ से मेरे बच्चे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो यूज कर रहा हूं ना मेरे बच्चे, वो लाइन का यूज कर रहा हूँ, लीज लाइन का। तो लीज लाइन में मेरे बच्चे दिक्कत नहीं रहती नेटवर्क की, मतलब बहुत एक्सट्रीमम केसेस में मेरे बच्चे दिक्कत आती है। पहले तो ये बताइए, जो मैंने ये बताया इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इतने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे बच्चे मुझे बता दें, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेरे बच्चे, अब जो मैं आगे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सा टॉपिक था जो हमने तुम्हें बताया, इमेज वाला कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला याद कर लेना मेरे बच्चे, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। रोटेशन वाली बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इमेज पॉइंट वाला, मेरे बच्चे से याद कर लेना, बार बार जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है।
एज ए रिजल्ट ये फॉर्मूला सारे के सारे बच्चे याद करेंगे, और मेरे बच्चे इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें 2D में नहीं पड़ेगी, बात समझ रहे हैं, इसकी जरूरत सिर्फ 2D में नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, 3D में भी पड़ेगी। ध्यान रखें, सिंपल सा है मेरे बच्चे। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट देखो कैसे करते हैं, जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी समझ में आ रहा है एक बार मैं करके दिखा देता हूं। नॉर्मल तरीका है, यहां पे हमने 3 + 4 आयोटा लिख लिया, और यहां पे कितना था, यहां पे मेरे बच्चे 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट टू है, तो 1 प्लस आयोटा कर लो, √2 मेरे बच्चे सबके बाहर लिख लो, 1/√2 कॉमन ले लो, इनका प्रोडक्ट करो, 1 प्लस आयोटा का प्रोडक्ट करो, तो पहले 1 का प्रोडक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। समझ ले जो बच्चे प्रोडक्ट नहीं जानते, सिंपल सी बात है, पहले 1 का प्रोडक्ट कर लिया, फिर आयोटा का प्रोडक्ट करो पूरे में, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। समझ गए होंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, इंटू 1/√2। सॉल्व कर लो, अब तो दिख गया ना, आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि -4 + 3 कितना आ जाएगा -1, और 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आयोटा, इंटू 1/√2। क्लियर है, तो ये जो मैंने लिखा वही आ गया, -1/√2 प्लस 7/√2 आयोटा, सिंपल आता है, राइट। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूं। और जो अगला टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चे मुझे बता दें, अदरवाइज फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूं। अब देखा जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, इमेज ऑफ द कर्व। मतलब मैं पिछले बहुत सालों से करा रहा था, पिछले बहुत सालों से करा रहा था, लेकिन इस पर जो प्रॉब्लम पूछना स्टार्ट हुई 2012 से हुआ, और 2012 से मेरे बच्चे अब लगातार इस पर प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। इमेज ऑफ द कर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इमेज ऑफ द कर्व। देखो यहाँ पे समझ ले दोनों फर्क क्या, अभी जो मैंने तुम्हें इमेज निकालना सिखाया, अभी जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट जो बताया है मेरे बच्चे, वो कॉन्सेप्ट बताया जिसमें हम किसी पॉइंट की इमेज निकालते हैं। मेरी बात को समझना, किसी पॉइंट की इमेज निकालना सिखाया है मेरे बच्चे। इस वाले टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी कर्व की इमेज निकालो। कर्व कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन e की पावर x, a की पावर, कोई भी कर्व, एनी जनरल कर्व, कोई भी कर्व। तो अगर किसी भी कर्व की इमेज निकाल लो, मान लो ये कोई भी कर्व है, y = fx, y = fx, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकते हैं, एनी कर्व, मैं जनरल बात कर रहा हूं, एनी कर्व, फॉर एनी कर्व। अगर किसी भी कर्व की इमेज निकालनी हो, किसी भी कर्व की, तो मेरे बच्चे तरीका क्या होता है वो समझ लें। और जो कॉन्सेप्ट्स अभी यहां पे बता रहा हूं इमेज ऑफ कर्व का, मेरे बच्चे सेम कॉन्सेप्ट्स हम लोग फॉलो करेंगे 3D में। और मजे की बात ये, 3D में 2018 2019 मेरे बच्चे 18-19 में आईटी एडवांस में प्रॉब्लम आई थी इमेज कर्व की 3D में। तो हालांकि मैं 3D में इमेज ऑफ कर्व नहीं कराता था, लेकिन 2D में करा दिया। और मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं 2D को मेरे बच्चे कन्वर्ट कर लेता हूं 3D में। तो मेरे बच्चे तुम यहां पे क्या करो, जो कॉन्सेप्ट्स यहां पे बता रहा हूं 2D में, सेम कॉन्सेप्ट से मेरे बच्चे हम लोग 3D में कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग 3D में कर लेंगे। तो सारे के सारे बच्चे बहुत गौर से समझें कि अगर किसी कर्व की इमेज निकालनी हो किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेप्ट्स क्या है, किसी कर्व की इमेज निकालनी हो लाइन के रिस्पेक्ट में, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ लें। सपोज मेरे बच्चे इसकी इमेज है, मतलब ये क्या हो गया, ये इमेज कर्व हो गया। मान लो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो इसकी इमेज आ गई, इमेज कर्व की इक्वेशन ही आ गई। तो मेरे बच्चे जो उसकी इमेज आई इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मान लो y = fx है, ये हमारा क्या कर्व हो गया, इमेज कर्व। तो इस इमेज कर्व की जो इक्वेशन आई इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ax + by + c = 0, वो कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे, एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लें। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बार ये समझ लें, उसके बाद वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पे। मेरे बच्चे जो इक्वेशंस होती है ना, ध्यान रखना, जो इक्वेशंस होती है, इक्वेशन 3 टाइप की होती है। एक तो होती है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बोले तो मेरे बच्चे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं एक्स और वाई के टर्म्स में जो इक्वेशन दे रखी होती है, तो जो इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में दे रखी होती है इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। एक होती है पैरामेट्रिक इक्वेशंस, समझ लें, एक होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, बड़ा यूज करते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। एक होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x = 80², y = 280, तो x और y की वैल्यू t के टर्म्स में मैंने लिख दी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। या मैंने ऐसे लिख दिया x = a 1 + cos θ, और मैंने लिख दिया मैंने y = लिख दिया a और थीटा माइनस साइन थीटा। तो मेरे बच्चे x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तीसरी होती है मेरे बच्चे पोलर फॉर्म या पोलर इक्वेशन। पोलर फॉर्म या पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म क्या होती है, अगर इक्वेशन r और थीटा के टर्म्स में दे रखी हो तो मेरे बच्चे हम इसे पोलर इक्वेशंस बोलते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में +1 में बताया हुआ है, अगर x की जगह हम लोग क्या करते हैं r cos थीटा रख दें और y की जगह r sin थीटा रख दें,
तो मेरे बच्चे इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी पोलर फॉर्म। आर क्या होता है? आर होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, यानी कि टेन थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए सारे के सारे, राइट। तो मेरे बच्चे जो इक्वेशन होती है तीन फॉर्म में होती है मेरे बच्चे। अभी जो स्क्रीन है ना, बाद में कराऊंगा, अभी ये जो पीछे जो मैंने बताया, अभी इस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल ये समझे मेरे बच्चे, इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में दे रखी है, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। अगर इक्वेशन एक्स वाई और टी के टर्म्स में दे रखी हो, अगर तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी हो, एक्स और वाई की वैल्यू अगर किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी हो, तो हम लोग इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर इक्वेशन आर और थीटा की फॉर्म में दे रखी हो, तो मेरे बच्चे इसे हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा। मेरे बच्चे ये पोलर इक्वेशन होगी, आर और थीटा के टर्म्स में इक्वेशन है, आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा, ये हमारी पोलर इक्वेशन हो गई। बात समझ रहे हैं? आर तो समझ रहे हैं, आर क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा कितना होता है? tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये ध्यान रखना। तो इक्वेशन जो होती है तीन फॉर्म में होती है नॉर्मली मेरे बच्चे। अभी जो हम यूज करेंगे, अभी जो प्लस वन प्लस टू में यूज करते हैं, इन दो फॉर्म का यूज करते हैं। इसका फॉर्म, इस वाली जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म का यूज मेरे बच्चे ना के बराबर करते हैं। कुछ एक टाइप होते हैं जिनमें हम पोलर फॉर्म का यूज करते हैं, अदरवाइज पोलर फॉर्म का यूज हम ना के बराबर करते हैं। मेरे बच्चे इंजीनियरिंग में जो तुम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज मेरे बच्चे तुम पोलर फॉर्म का ही करोगे। इंजीनियरिंग मेरे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके तुम जो स्टार्टिंग करोगे, सबसे ज्यादा यूज पोलर फॉर्म का करोगे। अभी जो हम यूज करेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म, मैक्सिमम कार्टेशियन फॉर्म का यूज करते हैं, और कुछ परसेंटेज केसेस में पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हें समझना है वो ये समझना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, समझ लें। जैसे मान लो सर्कल है, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मैंने बोला सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ। तो किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, उस कर्व की वो इक्वेशन होती है जो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मेरी बात को फिर सुनो, किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए कॉस थीटा रख दूं, y इक्वल टू ए साइन थीटा रख दूं, रखो, सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और समझ लो, ये जो किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो यूनिक नहीं होती। मेरी बात को फिर सुनो, मैंने क्या बोला? किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो यूनिक नहीं होती। यूनिक का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हम कई सारी इस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं भी तुम्हें बताता हूं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी जो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो ये होती है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर रख दूं, यहाँ पे रखो 80 स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280। तो पैराबोला की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तुम बोले साहब हम नहीं मानते इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, मत मानो भाई, रख के देख लो। x की जगह 80 स्क्वायर रखो, y की जगह 280 रखो, सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? क्यों भाई, रख के देख लो। अगर x की जगह मेरे बच्चे हम 80 स्क्वायर, y की जगह 280 रख दें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मेरे बच्चे ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, इनको याद कर लेना। ये स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इनको याद कर लेना। ये जो इलिप्स होता है, इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। मेरे बच्चे फिर वही बात, कोई बोला हम नहीं मानते इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो मत मानो, रख के देख लो। x की जगह a cos थीटा रखो, y की जगह b sin थीटा रखो, इसको सेटिस्फाई करें। और जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो यूनिक नहीं होती। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा। मतलब हम किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, बशर्ते मेरे बच्चे वो जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हम ले रहे हैं वो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। देखा जाए, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब मान लो मैंने x को यहाँ पे 2t ले लिया, या x को 2t स्क्वायर ले लिया अपनी तरफ से, समझना। अगर मैंने x को 2t स्क्वायर ले लिया, रख दो यहाँ पे 2t स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2t स्क्वायर ले लूं तो y की वैल्यू 2t आ जाएगी। कोई बोला नहीं साहब मैं ये नहीं लेता, मान लो मैंने x को सिर्फ t स्क्वायर ले लिया, समझना। अगर मैंने x को t स्क्वायर ले लिया, रखो यहाँ पे t स्क्वायर जरा। अगर यहाँ पे x की जगह t स्क्वायर रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी √2t। समझ में आएगी नहीं आई बात? ये भी इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। मैंने बोला ना भाई, मैंने तो x को t लूंगा। अगर मैंने x को t ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे x को t ले लिया, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा √2t। तो मेरे बच्चे किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो यूनिक नहीं होती, तुम कुछ भी ले सकते हो। बात समझ रहे हैं? किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो यूनिक नहीं होती मेरे बच्चे, तुम कुछ भी ले सकते हो, बशर्ते जो तुम पैरामेट्रिक इक्वेशन ले रहे हो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन मेरे बच्चे कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए।
मेरी बात समझ रहे हैं? तुम जो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन ले रहे हो मेरे बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ध्यान रखें, किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो यूनिक नहीं होती, तुम कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। अब जैसे मान लो मैं सर्कल की बात करूं, मैं इस पर भी एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मैंने बोला इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ले लो। तो मैंने एक्स को ले लिया कॉस थीटा, अगर यहाँ पे एक्स को कॉस थीटा रख दूं तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा साइन थीटा। कोई बोला कोई जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेना, मतलब कोई बोला मैं तो एक्स को टी लूंगा, ले लो भाई। अगर तुम एक्स को टी लोगे तो वाई कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स को टी ले लूं, यहाँ पे एक्स की जगह टी रख दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे जो सर्कल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये भी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सारे के सारे बच्चे समझ लें, किसी भी कर्व की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन यूनिक नहीं होती। मतलब क्या होती है, किसी भी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो एक्स की कुछ वैल्यू ले लो और करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लो, वो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लो तो सस्ती और टिकाऊ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x की बात की, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, इसमें तुम्हें अच्छा ठीक ठाक सा कौन लग रहा है? मुझे तो लग रहा है 2t स्क्वायर कमा 2t थोड़ा सा अच्छा है देखने में। अगर तुम बोले सर ये क्या, ये थोड़ा सा गंदा आ रहा है, रूट 2 आ गया, थोड़ी गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और गंदी हो जाएगी टी और रूट 2t में। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम थोड़ा सा सस्ता और टिकाऊ लोगे, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको अगर तुम सस्ता और टिकाऊ लोगे तो मेरे बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अपना हल्का हो जाएगा, बाकी ऐसे कोई इक्वेशन पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग समझ तो गए कि अगर हमें किसी कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का तरीका क्या है। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने बोला इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लो। तो अगर मैं यहाँ पे x को t मान लूं, अगर मैं इसको x को t मान लूं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। सुन लो, ये जो x और y की वैल्यू होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और अगर से कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख ले, कोऑर्डिनेट फॉर्म t स्क्वायर माइनस 1, तो मेरे बच्चे ये जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या लिख देते हैं, t स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दें तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट। बात तो समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया, और अगर एक्स और वाई के टर्म्स में ऐसे लिख देंगे तो ये क्या होगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। तो इसको तो जो हम लोग बोलते हैं एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, इसको जो हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिख दूं टी स्क्वायर माइनस 1, तो मेरे बच्चे अपने आप से पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए। बच्चे ये अपना बंद करें, कौन है? बच्चे बंद करें, मैं क्लास से आउट कर दूंगा। मुझे पता है कौन कौन सा बच्चा अनम्यूट है, मुझे सारे को अनम्यूट करना पड़ेगा फिर। इधर देखें, मैंने जो बात बताई ध्यान रखें, ये क्या होती है, पैरामेट्रिक पॉइंट होता है टी स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये जो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया, इसमें एक चीज समझ में, अगर तुम्हें किसी की पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, जैसे मान लो टी स्क्वायर माइनस 1, हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है टी स्क्वायर माइनस 1, मतलब समझ गए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टी है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो मेरे बच्चे इस पैरामेट्रिक पॉइंट से हम उस कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। कहने का मतलब ये है, इसका मेरे बच्चे जो पॉइंट दे रखा है, जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट अपने आप एक पॉइंट नहीं होता, इससे हम पूरी की पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ये पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं होता, इससे हम पूरी की पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा वो समझे, एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, और मैं तुमसे बोलूं उसके कर्व की इक्वेशन बताओ, तो बहुत ही सिंपल सा है, टी की जगह उठा के क्या कर लो, यहाँ पे टी की जगह उठा के एक्स रख दो। तो जब टी की जगह उठा के एक्स रखूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने टी की जगह एक्स कर दिया, वाई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर हमें क्या पता है, अगर हमें यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट पता है, तो मेरे बच्चे हम पैरामेट्रिक पॉइंट से उस कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं, एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2t। मैंने बोला ये किस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, मतलब ये जो बच्चे हैं किसके हैं, बात समझ रहे हैं। तो मेरे बच्चे हम इसके माँ बाप का पता लगा सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर है, वाई इक्वल टू 2t है। एक काम करो, टी की वैल्यू y/2 उसमें उठा के रख दो, कहां पे, यहाँ पे।
तो जब यहां पे रखूंगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। मेरे बच्चे ध्यान रखें, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें, कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। इतनी बात तो क्लियर है? सारे के सारे बच्चे अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो, अगर हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो मेरे बच्चे इस पैरामेट्रिक पॉइंट से हम उस कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो सारे बच्चे समझ गए हैं कि पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, और किसी भी कर्व की अगर हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। और अगर हमें पैरामेट्रिक पॉइंट पता है, अगर हमें किसी कर्व के पैरामेट्रिक पॉइंट पता है तो इस पॉइंट से मेरे बच्चे कर्व की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जो पैरामीटर है, पैरामीटर समझ लो, जो मूविंग टर्म है टी को एलिमिनेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन से, टी को खत्म करो, एक्स और वाई की टर्म्स में जो इक्वेशन आ जाएगी हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अगर किसी बच्चे कोई डाउट है तो मेरे बच्चे बता दें, अदरवाइज हम लोग आगे चले। तुम लोगों को पैरामेट्रिक पॉइंट और पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने क्या बताया। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में, इमेज ऑफ द कर्व में। अगर मेरे बच्चे हमें किसी कर्व की इमेज निकालनी हो, अगर हमें किसी कर्व की इमेज निकालनी हो तो कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट है क्या, हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो y टू एफ एक्स दे रखा है, ये जो कर्व है इसके पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लेंगे। ये जो कर्व है y टू एफ एक्स, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लेंगे। सपोज करो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई pt कॉमा qt। हम क्या करेंगे, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लेंगे pt कॉमा qt। मान लो उसकी पैरामेट्रिक पॉइंट ये आ गए, y टू एफ एक्स जो दे रखा है उसके हम पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लेंगे। अगर किसी को ना समझ में आए तो पूछना मत, अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो y टू एफ एक्स, इसके हमने पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लिए pt कॉमा qt। अब मेरे बच्चे जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना हमने तुम्हें समझाया था, किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना मेरे बच्चे हमने तुम्हें समझाया कैसे निकालते हैं। मान लो जो पॉइंट pt कॉमा qt है, इसकी इमेज मान लो x कॉमा y है। तो बाय इमेज पॉइंट फॉर्मूला, पीछे जो हमने इमेज पॉइंट फॉर्मूला बताया, उस इमेज पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली x माइनस pt अपॉन a, इमेज पॉइंट फॉर्मूला याद है, अभी हमने पीछे बताया, y माइनस qt अपॉन b। हम क्या करेंगे, बाय इमेज पॉइंट फॉर्मूला मेरे बच्चे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, -2 याद है ना, a इंटू पी ऑफ टी, a इंटू पी ऑफ टी प्लस b इंटू क्यू ऑफ टी, b इंटू क्यू ऑफ टी, यहां पे लिख देना b इंटू क्यू ऑफ टी प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, बाय इमेज पॉइंट फॉर्मूला, ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट है इसकी इमेज निकाल लेंगे। जो इसकी इमेज आएगी, यानी कि x और y के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x और y के कोऑर्डिनेट भी मेरे बच्चे इन टर्म्स ऑफ t आएंगे। अरे x और y की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, वो भी इन टर्म्स ऑफ t आएगी कि नहीं आएगी। तो x और y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ t आएगी, मतलब क्या है, ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, अगर इस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज निकालूंगा तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज भी तो मेरे बच्चे कैसी आएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगी। इस जो पैरामेट्रिक पॉइंट की जो इमेज है वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगी, मतलब जो इमेज कर्व की जो इक्वेशन आई वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आई। तो बस इस जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी, टी के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी, यहां से टी को एलिमिनेट कर लेंगे, यहां से टी को एलिमिनेट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? और मेरे बच्चे एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन निकाल, समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, एलिमिनेटिंग टी दीज टू इक्वेशंस, यहां से एक टी को एलिमिनेट कर लेंगे और एक्स वाई टर्म्स में इक्वेशन निकाल लेंगे। मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम करूंगा, उससे चीजें क्लियर, मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम करूंगा उससे चीजें क्लियर होंगी। मैं एक दो प्रॉब्लम करा देता हूं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखा जाए कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखो, फाइंड द इमेज ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इमेज ऑफ द पैराबोला, फटाफट लिखते जाना, मतलब किसी की भी इमेज पूछ सकता हूं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। फाइंड द इमेज ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इमेज ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, find the image of the parabola y equals to x square with respect to the line, with respect to the line find the image of the parabola y equal to x square with respect to the line। मेरे बच्चे हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में बतानी है। find the image of the parabola with respect to the line, मान लो लाइन की इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी, y equals to x minus 2, राइट। हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला की इमेज निकालनी है। वैसे ही ग्राफ पिक्चर बना देते हैं, वैसे ही ग्राफ पिक्चर बना देते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तुम्हें पता है पैराबोला ऐसे होता है। मान लो लाइन अपनी आ गई, लाइन अपनी आ गई x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मेरे बच्चे इसकी इमेज आएगी, ऐसे कुछ आएगी नीचे। मैंने वैसे ही रफ पिक्चर बना दी है, मैंने वैसे ही रफ पिक्चर बना दी है, बात समझ रहे हैं, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है, रफ पिक्चर बना दी। तो मान लो इस वाले कर्व पे जो पॉइंट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अगर इस पे कोई जनरल पॉइंट लेना हो तो हम लोग कैसे लेंगे, t कॉमा टी स्क्वायर। अरे हमने पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया,
तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज को हमने क्या मान लिया, इस पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज को हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई। तो जैसा कि अभी हमने तुम्हें पीछे बोला, फॉर्मूला लगा दो इमेज पॉइंट वाला, कैसे आएगा, एक्स माइनस टी अपॉन, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, बात समझ रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लें मेरे बच्चे, सिंपल आ जाएगा। देखा जाए एक्स माइनस टी अपॉन कितना आ जाएगा 1 बाय इमेज पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, और मेरे बच्चे कितना आ जाएगा यहाँ पे t माइनस टी स्क्वायर -2। बहुत अच्छे से समझ लें, ये प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस में पूछी जा चुकी है, अभी बताता हूँ कैसे पूछी गई थी। बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, आईआईटी एडवांस में पूछी गई है, सिंपल प्रॉब्लम है, सच कोई दमखम नहीं है। तो बस फॉर्मूला लगा दिया हमने, इमेज पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने क्या बोला, बार बार जरूरत पड़ेगी सारे बच्चे याद कर लेना, बार बार जरूरत पड़ेगी सारे याद कर लेना, फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ऑफ कितना, t माइनस टी स्क्वायर -2। मेरे बच्चे कंपेयर कर लो जरा, इसको इसके साथ कंपेयर करो और इसको इसके साथ कंपेयर करो, मैं इधर लिख रहा हूं, देखा जाए। तो यहाँ पे x माइनस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस टी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, x माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। बात समझ रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे बच्चे x की जो यहां से वैल्यू आ जाएगी, माइनस टी खत्म, टी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमारा। और सुन लें, जब मैं y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो y माइनस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखें जब y माइनस टी इसको कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t माइनस टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। मतलब ये जो इमेज पॉइंट है x कॉमा वाई, ये जो t कॉमा टी स्क्वायर था, ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट हमने लिए पैराबोला के, इसके जो इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे वो आ गए पैरामेट्रिक फॉर्म में। लेकिन हमें मेरे बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं चाहिए ना, हमें तो इसकी जो इक्वेशन लिखनी है वो कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, एक्स और वाई के टर्म्स में। तो मेरे बच्चे यहां से एक काम करो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+2, जो टी की वैल्यू y+2 है इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, और मेरे बच्चे टी को एलिमिनेट कर लो। हमारी जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। तो मेरे बच्चे टी है, टी की जगह कितना कर लो, y+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, टी की जगह मैंने y+2 रख दिया। तो मेरे बच्चे हमारे इमेज कर्व की इक्वेशन आ गई, राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इमेज कर्व। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कहीं भी किसी भी स्टेप में तो हमसे पूछ लें, वरना बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फिर सुन लें एक बार, हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो भी कर्व दे रखा उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लो, और पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना जानते हैं, अगर मैंने x को t मान लिया तो y कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो t कॉमा टी स्क्वायर, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया, पूछो क्या गड़बड़ कर दिया। अगर मैं x को यहाँ पे t लूंगा, अगर मैं x को यहाँ पे t लूंगा, बात समझ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट नहीं, ठीक है, x को t लूंगा तो मेरे बच्चे y कितना, टी स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात तो समझ रहे हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए t कॉमा टी स्क्वायर, तो बस हमने जो पैरामेट्रिक पॉइंट है इसकी इमेज ले ली, और किसी भी पॉइंट की इमेज निकालना हमने सिखाया। तो t कॉमा टी स्क्वायर मान लो इसकी इमेज है x कॉमा वाई, बात समझ रहे हैं, इसकी इमेज है मेरे बच्चे x कॉमा वाई। तो सिंपल मेरे बच्चे हमने इमेज पॉइंट का फॉर्मूला लगा लिया, सिंपल आता है। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो मेरे बच्चे बता दे, अदरवाइज हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। सारी की सारी प्रॉब्लम है, सुन लो, ये जो पैराबोला है, कोई जरूरी नहीं कि इमेज पैराबोला की पूछे, इसकी जगह एलिप्स कर दे, इसकी जगह हाइपरबोला कर दे, सर्कल कर दे, कुछ भी कर सकता है। मतलब किसी भी पॉइंट की इमेज मेरे बच्चे पूछी जा सकती है, मतलब किसी भी कर्व की, साइन एक्स कर दे, कॉस एक्स, मतलब कोई भी कर्व हो, फॉर एनी कर्व मेरे बच्चे, तरीका तुम्हारा यही है, फॉर एनी कर्व तरीका तुम्हारा यही है। बात समझ रहे हैं, कोई भी कर्व हो, अगर हमें उसकी इमेज निकालनी है तो मेरे बच्चे इमेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, इमेज निकालने का कॉन्सेप्ट यही होगा। कर लो आराम से मेरे बच्चे, नोट कर लो। मेरे बच्चे नोट कर लें प्रॉपरली। तो तुम लोग बात तो समझ गए, मैं एक बार फिर चीजें एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कभी भी किसी भी कर्व की इमेज निकालनी है, जैसे पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो ध्यान रखो उसके पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लो। जो भी कर्व है जिसकी इमेज निकालो उसके पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लो, और जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज ले लो लाइन के रिस्पेक्ट में। जब तुम पैरामेट्रिक पॉइंट की इमेज लोगे ना लाइन के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बच्चे जो इमेज आएगी वो भी टी के टर्म्स में आएगी। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जो उसकी इमेज आएगी, जो इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, मेरे बच्चे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट भी काय के टर्म्स में आ जाएंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट भी टी के टर्म्स में आएंगे। सिंपल सी बात है, टी कॉमा टी स्क्वायर है, जिसकी इमेज लोगे तो इमेज पॉइंट भी तो टी के टर्म्स में आएंगे। तो मेरे बच्चे पैरामेट्रिक पॉइंट के जो इमेज आएगी वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इमेज आई
जो पैरामेट्रिक फॉर्म में मेरे बच्चे जो आएंगे कोऑर्डिनेट्स, वहां से टी को एलिमिनेट कर लेंगे। ये तो इक्वेशन आ गई एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, यहां से टी को एलिमिनेट कर लेंगे और मेरे बच्चे एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। ध्यान रखें, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब ऐसी ढेर सारी बन जाएंगी, राइट? ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। देखा जाए, मेरे बच्चे अजय वेटिंग पे नहीं है अभी, देखें आगे समझे। आगे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल। अगर तुम्हें याद हो तो फेज 1 में इमेज ऑफ सर्कल निकालने का हमने डिफरेंट तरीका बताया था। अब मैं सिंपल कर रहा हूं, चाहे कोई भी कर्व हो, चाहे कोई भी कर्व हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 with respect to the line, with respect to the line, with respect to the line x plus y equal to 2। मेरे बच्चे इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज बतानी है। मतलब समझ गए होंगे कि मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वैसे एक रफ पिक्चर बना लेते हैं, वैसे एक रफ पिक्चर बना लेते हैं, और इस सर्कल की मेरे बच्चे हमें इमेज निकालनी है, वो निकालनी है एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो मेरे बच्चे मान लो इसकी सर्कल की इमेज ऐसे आ गई, क्यों भाई, ये हमारा इमेज सर्कल हो गया। तो अगर हमें इसकी इमेज सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे बच्चे हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझ लें। अभी हमने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हमें इस पे कोई भी जनरल पॉइंट लेना हो तो मेरे बच्चे या तो टिग्नोमेट्रिक टर्म्स में ले लो या टी के टर्म्स में ले लो। अगर मैं एक्स को कॉस थीटा ले लूं तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा साइन थीटा, राइट? कोई बोला साहब मैं ऐसे नहीं लेता कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में, मैं तो ऐसे लूंगा एक्स इक्वल टू टी, और x इक्वल टू 2 ले लोगे तो y कितना आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई बोला मैं तो ऐसे लूंगा, ऐसे ले लो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो टिग्नोमेट्रिक टर्म्स में जैसे मैंने बोला cos थीटा ले लो, x को अगर cos थीटा रखूंगा तो y कितना आ जाएगा sin थीटा। या तो इस टर्म्स में लिख लो टिग्नोमेट्रिक में, कोई बोला मैं नहीं टिग्नोमेट्रिक में लिखता, मैं तो जो है t और t स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो, लिख लो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा, जो पैरामेट्रिक पॉइंट मैंने लिखे तुम वैसे ही लिखो, तुम जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। अब मेरे बच्चे बाय इमेज पॉइंट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, x माइनस कॉस थीटा अपॉन 1, y माइनस साइन थीटा अपॉन, y माइनस साइन थीटा अपॉन कितना हो गया 1, अब दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2, राइट? इमेज पॉइंट का हमने फॉर्मूला लगा लिया जो पीछे बताया, और कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट? 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहां से कितना आ गया x माइनस कॉस थीटा, y माइनस साइन थीटा, राइट? और दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा माइनस 2। मेरे बच्चे मैं एक स्टेप स्किप कर जाऊं, जब मैं इसे कंपेयर करूंगा इसके साथ और इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस साइन थीटा प्लस 2, और यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा प्लस 2। बात तो समझ रहे हैं? ये आ जाएगा तो बस यहां से मेरे बच्चे कर लेना। अब यहां से क्या करना है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट आ गए x और y की वैल्यू आ गई वो काय में आ गई, पैरामेट्रिक फॉर्म में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसकी इमेज जो लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए मेरे बच्चे यहां से जो थीटा है ना, इस थीटा को मेरे बच्चे एलिमिनेट कर लो। कैसे एलिमिनेट करेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा लिख लो, y माइनस 2 कितना कर लो माइनस कॉस थीटा, और एक काम करो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मेरे बच्चे शायद तुम्हें कहानी समझ में आ गई होगी। जो हमारा आ जाएगा वही आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बात समझ रहे हैं? तो जब हम इसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे मेरे बच्चे सिंपल ही आ जाएगा। तुम लोगों को बात तो क्लियर है? जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो स्क्वायर करके ऐड करने पे मेरे बच्चे आ जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो फटाफट बता दें, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। बात तो समझ रहे हैं? इसकी इमेज सर्कल की जो इक्वेशन आ जाएगी वही आ जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मेरे बच्चे ऐसी एक नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएंगी, नॉट 1 2 3, ऐसी एक नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएंगी। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को जो करने का जो तरीका है, ऐसी एक नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम फॉर्म हो जाएंगी। फिर सुन लो, सारी प्रॉब्लम्स को जो अप्रोच करने का तरीका है, अप्रोच करने का तरीका सेम है। मतलब चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, मेरे बच्चे सारी प्रॉब्लम्स को हम जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व एक ही तरीके से करेंगे। फिर सुन लें एक बार, हम लोग क्या करेंगे, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे जो भी कर्व है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, मैंने इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए cos थीटा, sin थीटा,
और जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की इमेज ले लेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में। जो इमेज आएगी मेरे बच्चे वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगी, जो इमेज आएगी, इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में आएंगे। बस वहां से क्या है, जो पैरामीटर है मेरे बच्चों, जो थीटा है, साइन थीटा, जो पैरामीटर है मेरे बच्चों से एलिमिनेट कर लेंगे और एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन ले आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चे मैं इसके डीपीपी तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, कुछ देर में तुम्हें डीपीपी इसके शेयर कर दूंगा, डीपीपी तुम्हें मिल जाएंगे, इसको कर लेना। इसके नेक्स्ट क्लास कब होगी मेरे बच्चों, अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे, इतना तुम लोगों को करना है, ठीक है। थैंक यू।